द साइंटिया क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिहार पुलिस साइंस एमसीक्यू को हम लोग डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक कोट है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। एवरी वर्ड हेयर इज इंजर्ड बट द वन हु कुड फ्लाई अगेन इज अलाइव। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहला सवाल हमारे लिए है कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है इनमें से कौन सा? सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम क्लोराइड। समुद्र में आपको पता है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो लवण है वो कौन सा है? तो ए इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड के बारे में थोड़ी सी बात करें और जरा देखें कि समुद्र में क्या क्या पाया जाता है, तो महासागरीय जल में लवणता का औसत 35% के आसपास होता है और 30 से 40% के मध्य में जनरली सागरों में जो है वो लवणता पाई जाती है। सागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड 77.8% होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? अगर कहीं पे रक्तस्राव हो रहा है, कट लग गया, तो इनमें से किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम क्लोराइड बी में है, एल्युमिनियम नाइट्रेट सी में है, एल्युमिनियम सल्फेट डी में है, पोटास एलम। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही जवाब है, पोटास एलम, जिसको फिटकिरी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि सेविंग करते हुए या सैलून में जब कभी सेविंग करते हुए कट लग जाता है तो क्या करते हैं वहां पे? तो फिटकिरी से उसको रगड़ दिया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें हम लोग पोटास एलम की, जिसको फिटकिरी भी बोलते हैं, वो रक्तस्राव को रोकने के लिए स्ट्राइपिक के रूप में उपयोग किया जाता है। फिटकरी में जो Al+3 आयन रक्त के ऋणात्मक रूप से आवेशित क्लोराइडल को निष्क्रिय कर देते हैं और फिर थक्का बनाने के लिए जमा हो जाते हैं। ये इसका काम है। यहाँ देखिए फिटकरी का पिक एक मैंने लगाया है। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें, कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो KAlSO4 का होल 2 इंटू 12H2O, इसको पोटासियम या फिटकरी भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कहता है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान हो। ऐसा कौन सा तत्व है जिसका कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों बराबर हो? तो ऑप्शन आपके पास है हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर उसका जो प्रोटॉन है वो एक होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से उसका परमाणु भार और परमाणु संख्या दोनों बराबर होता है। अगर हम लोग हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ बातों को यहाँ पे देखें, तो हाइड्रोजन वह तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार एक समान होता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक होती है तथा द्रव्यमान संख्या भी एक होती है। अगर परमाणु संख्या की बात करें कि किसे बोला जाता है, जिसको Z से हम लोग डिनोट करते हैं, यह परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है, जो कि हाइड्रोजन के लिए एक है। एक ही प्रोटॉन है, मैंने आपको बताया अभी। और द्रव्यमान संख्या बोलते हैं किसको? जिसको A से डिनोट करते हैं। यह परमाणु के नाभिकों में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को दर्शाता है। और हाइड्रोजन के लिए भी ये एक है, क्योंकि प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन 0 है उसमें, तो क्या दोनों मिलाकर भी एक ही हो जाएगा? तो इसका द्रव्यमान संख्या भी एक है। हाइड्रोजन सबसे हल्का, सबसे सरल तत्व है जिसमें केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक H होता है, H से इसको डिनोट किया जाता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों बराबर होता है, यानी एक होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। ए बोल रहा है डीएनए वंशागति में सहायक है, ये स्टेटमेंट तो सही है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, ये भी सही है। डीएनए के खंड जिसके द्वारा हमारे लक्षणों का निर्धारण होता है उसे जीन कहलाते हैं, ये भी सही है। डी कह रहा है कि जीन शब्द मेंडल ने दिया था, ये ऑप्शन गलत है। और पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन है, तो अपना जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो डी बिल्कुल ही सही होगा कि यही कथन जो है असत्य है। अब देखते हैं हम लोग, जरा जिन की बात आई है तो जरा जिन से रिलेटेड इसके बारे में जो सबसे पहले बताया था, इसका नाम विलियम जोहानसन ने
1919 में सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किया था। जिन शब्द का प्रयोग वहीं से हुआ शुरू 1919 में। मेंडल ने जिन शब्द का प्रयोग नहीं किया। मेंडल ने जिन की जगह किसका प्रयोग किया था? तो फैक्टर बोला था उन्होंने। जिन नहीं बोला था, क्या बोला था? फैक्टर बोला था। जिन का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। अगर हम लोग बात करें इसी में कि जीन आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है, आपको मालूम है डीएनए का एक खंड जिसमें प्रोटीन या आरएनए अणुओं के निर्माण के लिए निर्देश होते हैं जो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं और विभिन्न लक्षणों का निर्धारण करते हैं। जिन शब्द से ही क्या बना? जेनेटिक्स बना, जिसको आनुवांशिकी बोलते हैं। जिन जो है वही माता से और पिता से आनुवांशिक लक्षणों को बच्चों में लेकर आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछता है कि आनुवांशिक गुणों का जो मूलभूत इकाई कौन सा है? तो कौन सा है? तो जीन ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए निम्न में से किसका चयन किया था? कौन से प्लांट्स का चयन किया था? ए ऑप्शन है मीठी मटर, बी ऑप्शन है उद्यान मटर, सी है अरहर, डी है मूंग। तो उद्यान मटर, जिसको गार्डन पी भी बोलते हैं, तो गार्डन पी के बारे में ही इन्होंने डिटेल से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तकरीबन 7 साल एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने, किसके ऊपर? तो गार्डन मटर के ऊपर। अब अगर हम लोग बात करें जरा इसके बारे में कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो एक जर्मन भाषी पादरी भी थे और वैज्ञानिक भी थे। उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। उन्होंने मटर के दानों का प्रयोग कर आनुवांशिकी के नियमों को निर्धारित किया। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसके बारे में अलग अलग जो है उन्होंने कैरेक्टर को लिया और 7 कैरेक्टर को लिया था, उसी कैरेक्टर को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है भाई? तो जो हमारे रक्त के अंदर कैल्शियम को नियंत्रित करता है वो कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन है, कैल्सिटोनिन है, पैराथायराइड है या ऑक्सीटोसिन है? सही जवाब क्या है? सी बिल्कुल सही जवाब है, पैराथायराइड है। पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? अगर मैं ये आपसे बात पूछूं तो गले के पास जो थायराइड ग्लैंड है उसी के पास लगा होता है पैराथायराइड ग्लैंड। वहीं पैराथायराइड ग्लैंड से क्या सीक्रेट करता है? पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट करता है। पैराथायराइड हार्मोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ ही साथ मजबूत हड्डियों को बनाए रखने और आपके तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों, पाचन तंत्र को सामान्य रूप से कार्य करने में मदद करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है साथियों, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विषाणु संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी है। इनमें से कौन सी बीमारी है जो विषाणु संक्रमण के कारण होती है? हैजा, टाइफाइड, टिटनस, सामान्य जुकाम। तो हैजा, टाइफाइड, टिटनस, ये तीनों जो नाम है ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है, ना कि विषाणु से। किससे होती है? तो ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। और अगर हम लोग बात करें कि डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, सामान्य जुकाम। कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं वो होता है किससे? तो वो वायरस से होने वाला बीमारी है। अगर हम लोग इसमें बात करें तो विषाणु संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी सामान्य जुकाम है। सबसे पहले टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, इसके बारे में पता चला था 1892 में। रूसी वैज्ञानिक थे दिमित्री इवानोव्स्की, उन्होंने इसकी खोज की थी सबसे पहले। तो इनको ही श्रेय जाता है कि विषाणु के बारे में सबसे पहले पता इन्होंने लगाया था। प्रकृति में अति सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें विषाणु कहा जाता है। विषाणु जीवित और निर्जीव जीवों के बीच उन्हें जोड़ने वाली एक कड़ी है, क्योंकि आपको मालूम है कि विषाणु जो है जब किसी भी शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, चाहे वो शरीर मानव का हो, चाहे वो शरीर जीवाणु का हो, बैक्टीरिया के अंदर भी चला जाता है, चाहे वो प्लांट का शरीर हो, चाहे वो किसी और एनिमल का शरीर हो, तो जब वो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जाता है तब वो जीवित हो जाता है। और जब वो बाहर रहता है, किसी भी लिविंग बॉडी के शरीर से बाहर रहता है, तो वो क्या रहता है? निर्जीव रहता है। तो बोल सकते हैं कि जीवित और निर्जीव दोनों के बीच की ये क्या है? कड़ी है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पालक एक उत्कृष्ट स्रोत है। पालक किसका उत्कृष्ट स्रोत है? इनमें से विटामिन ए का,
लौह तत्व का, विटामिन के का, मैग्नीज का। देखो पालक में विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन के भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है, लेकिन उत्कृष्ट स्रोत की जब यहाँ पे बात हो रही है तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लौह तत्व का, लौह तत्व जो है वो पालक में ज़्यादा पाया जाता है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग बात करें पालक के बारे में तो पालक आयरन के सबसे उत्कृष्ट स्रोत में से एक है और यह सभी के स्वास्थ्य आहार का हिस्सा होना चाहिए। कच्ची पालक में 25% घुलनशील फाइबर, 75% अघुलनशील फाइबर से भरपूर होती है। पालक स्वास्थ्य, हार्ट, मधुमेह और आंखों के लिए अच्छी स्रोत है, अच्छा है। ये देखिए पालक ये खाना चाहिए, पालक आपने देखा होगा, खाया भी होगा। और पालक में साथ ही साथ कौन कौन सा, तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के भी पाया जाता है, इस बात को भी हमें नहीं भूलना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, अंजीर। अरे भाई गाजर जो है वो कैल्शियम का स्रोत नहीं है। गाजर किसका स्रोत है, तो विटामिन ए का स्रोत है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल ही इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें थोड़ी सी बात कर लें तो पनीर में कैल्शियम की मात्रा 721 मिलीग्राम होती है प्रति 100 ग्राम पनीर के अंदर, और अंजीर में ये 35 मिलीग्राम होती है 100 ग्राम जो है अंजीर के अंदर पाया जाता है। जबकि गाजर में कैल्शियम की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए इसे कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं माना जाता। विटामिन ए जो है वो गाजर में पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो विटामिन ए का ये भरपूर स्रोत है, तो गाजर हमें खाना चाहिए। गाजर आप खाते भी होंगे तो बहुत बहुत अच्छा है ये तो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है। हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल, ब्यूटेन। तो ये सवाल हमने एक बार और डिस्कस किया था पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, कि सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा देने का काम कौन करता है, तो करता कौन है, तो वो काम है आपका हाइड्रोजन का। तो ए ऑप्शन सही है। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हाइड्रोजन से तकरीबन 150 किलो जूल प्रति ग्राम जो है ये क्या कैलोरीफिक वैल्यू इसका होता है। अब कैलोरीफिक वैल्यू किसको बोलते हैं, ईंधन मान किसको बोलते हैं, तो कैलोरीफिक वैल्यू किसको बोलते हैं, किसी पदार्थ जैसे ईंधन या भोजन के एक निश्चित मात्रा जैसे द्रव्यमान या आयतन के पूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा को दर्शाता है। उसी को हम लोग क्या कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। मतलब 1 ग्राम किसी भी 1 ग्राम या 1 केजी भी हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी पदार्थ को हम लोग जलाएंगे उसमें से जितनी ऊष्मा निकलेगी वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा। जाहिर सी बात है पेट्रोल को जलाएंगे 1 ग्राम पेट्रोल को, तो उसमें जो है उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा टू कंपेरिजन विथ उपला या कोयठा जिसको हम लोग बोलते हैं। उसी तरह से हाइड्रोजन को जलाएंगे 1 ग्राम तो उससे कितनी 150 किलो जूल प्रति ग्राम उससे क्या निकलेगी, तो ऊष्मा निकलेगी। तो सबसे ज़्यादा जो है कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन का है। कैलोरी मान को आमतौर पर किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम यानी कि KCAL/kg या किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है, या किलो जूल प्रति ग्राम में भी व्यक्त कर सकते हैं, डिपेंड करता है कितना हम लोग उसका अमाउंट लेके उसको बर्न कर रहे हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।